नमस्कार साथियों, पॉलिटी के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना को हम देखेंगे, उसके विभिन्न पहलुओं को देखेंगे, उसमें क्या-क्या प्रमुख चीज़ें हैं, उनकी क्या विशेषताएँ हैं, उनकी व्याख्या करेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपने उद्देश्य का जो प्रस्तावना है वो तो पढ़ी होगी। मैंने इसमें पीडीएफ डाल रखा है। अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो आपको पीडीएफ में ये नोट्स मिल जाएंगे। उसमें ये आपकी प्रस्तावना है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं, जैसे इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, और उसमें न्याय हैं, 3 न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये कुछ पहलू हैं, इनके बारे में हम जानेंगे कि ये असल में कैसे हमारे जीवन को बदलते हैं या उस पर प्रभाव डालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना। प्रस्तावना जो शब्द है वो संविधान के परिचय या प्रस्तावना को संदर्भित करता है। ये संविधान का एक प्रकार का क्या सारांश है। मतलब कोई भी अगर आप पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, प्रस्तावना। वो आपको क्या है, पूरी भूमिका बताती है उस पुस्तक की, कि एक्चुअल में पुस्तक कहना क्या चाहती है, पुस्तक में किस चीज़ का विवरण है, उसका सारांश वो बताती है। इसी तरीके से हमारी एक संविधान की पुस्तक है, हमारी संविधान है, उसका पूरा जीस्ट जो है वो क्या है, ये प्रस्तावना है। तो इसलिए प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे संविधान को समझने के लिए। अगर हम देखें कि प्रस्तावना जो अन्य देशों में, तो अमेरिका जो संविधान था सबसे पहले प्रस्तावना से ही शुरू हुआ। तो प्रस्तावना ही बनी एक पेज की, उसी से जो है इनकी प्रस्तावना ही इतनी बड़ी है जो पूरा का पूरा एक संविधान का कार्य करती है। ठीक है। अब एन ए पालकीवाला ये प्रस्तावना को क्या कहते हैं, संविधान का पहचान पत्र कहते हैं। तो भाई ये तो पहचान पत्र है, इसी के द्वारा पहचाना जाएगा कि हमारा संविधान असल में हमको क्या चाहता है और हमें क्या देना चाहता है और क्या उसके उद्देश्य हैं। इसलिए वो उसको अपने संविधान को क्या बताते हैं, पहचान पत्र बताते हैं प्रस्तावना को। अब कुछ हद तक ये उद्देश्य संकल्प पर आधारित है। उद्देश्य संकल्प जो है जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे, तो उसी से कुछ प्रेरित है। अब प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। अब वो जो संशोधन है वो 42वां संशोधन है, 1976 में इंदिरा गांधी जी के समय पे हुआ था। इस संशोधन से 3 शब्द जोड़े थे मेन, जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये पंथ निरपेक्ष है, इसको आप पंथ निरपेक्ष सोच के चलिएगा। और एक और शब्द जोड़ा था, और जो और है वो भी हमारा एक क्या है, संविधान का इसमें जो संशोधन हुआ है उसमें था। लेकिन तो मेन है वो है समाजवादी, अखंडता और द पंथ निरपेक्ष। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। अखंडता और अखंडता ये भी है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमने देखा बेरूवाड़ी जो यूनियन केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रस्तावना है जो संविधान का हिस्सा नहीं है। बेरूवाड़ी एक यूनियन केस हुआ 1960 में, उसमें कह दिया कि भाई ये हिस्सा ही नहीं है, संविधान का हिस्सा ही नहीं है प्रस्तावना। लेकिन केशवानंद भारती केस में फिर इसको बदला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये प्रस्तावना तो संविधान का एक हिस्सा है और इम्पोर्टेंट है। और ये केशवानंद भारती केस क्या था, बेसिक स्ट्रक्चर जिसमें दिया था। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि आप संविधान में संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकते। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सुप्रीम कोर्ट समय समय पे व्याख्या करता है। सुप्रीम कोर्ट ही व्याख्या करता है कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर है और कौन सा नहीं। तो इसी तरीके से उन्होंने ये कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर का पालन करने पे प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। तो प्रस्तावना में संशोधन का जो है द्वार केशवानंद भारती केस में खुल गया था। उसी के बाद क्या है, 1976 में संविधान संशोधन होता है, 42वां। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला देखते हैं कि प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध है। ये विधायिका की न तो शक्तियों को रोकता है और ना ही इस पर कोई प्रतिबंध लगाता है। ठीक है। और प्रस्तावना के जो प्रावधान है, कानून की अदालत में कानून नहीं किए जा सकते, यानी गैर न्याय संगत है। आप जैसे मौलिक अधिकारों का हनन होगा ना, तो आप जाएंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कि भाई हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, तो यहाँ कोर्ट में आपको क्या है, इसकी सुरक्षा मिलेगी। लेकिन प्रस्तावना में कुछ भी होता है तो इसके लिए आप ना तो विधायिका को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि आप इसके अकॉर्डिंग कार्य क्यों नहीं कर रहे, और ना ही वहाँ जाके कोर्ट में कह सकते हैं कि देखिए हमारे प्रस्तावना जो है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। प्रस्तावना कोई न्यायिक वो नहीं है, इसको सिक्योरिटी गैर न्याय संगत है। ठीक है। अगला देखते हैं।
प्रस्तावना में 4 सामग्रियां या घटकों का पता चलता है। कौन कौन सी सामग्रियां? एक तो संविधान के अधिकार का स्रोत, कि प्रस्तावना में कहा गया है कि संविधान अपना अधिकार भारत के लोगों से प्राप्त करता है। संविधान अपना अधिकार कहाँ से प्राप्त करेगा? भारत के लोगों से, ठीक है। और भारतीय राज्य की प्रकृति, भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष मतलब लोकतांत्रिक गणराज्य जो है, गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था कौन घोषित करता है? हमारा कौन घोषित करता है? प्रस्तावना। प्रस्तावना में आपको ये शब्द मिल जाएंगे। फिर आता है संविधान के उद्देश्य, भारत के नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा प्रदान करता है। ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? संविधान के उद्देश्य हैं कि भाई ये चीज़ें हमें प्राप्त करनी है। अब संविधान को अपनाने की तिथि हम देखें तो 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को क्या किया? अपनाया। और लागू कब से हो गया था? 26 जनवरी 1950 पूर्ण रूप से लागू हो गया। इसी दिन हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। क्योंकि हमारा देश क्या बन गया? गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब इसमें हम देखेंगे इसके पहलुओं में। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी प्रस्तावना के आदर्श एवं आकांक्षाएं। और प्रस्तावना के आदर्श और आदर्श लक्ष्य प्राप्त करने के साधन हैं जो कौन कौन से हैं उनसे हम देखते हैं। पहला है संप्रभुता। संप्रभुता की बात करें तो राज्य की सर्वोच्च जो राजनीतिक शक्ति है वो असीमित और अनियंत्रित है, ठीक है। भारत ना तो किसी अन्य राष्ट्र पर निर्भर है और ना ही उसका कोई उसका प्रभुत्व है, न ही किसी का हमारे ऊपर प्रभुत्व है। हम अपने मामलों में, स्वयं के मामलों में, आंतरिक हो चाहे बाह्य, दोनों का संचालन करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। हमारी अंतर्राष्ट्रीय नीति क्या होगी? ठीक है, हमारी अंतर्राष्ट्रीय नीति, हमारे संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है, हमारी कौन सी योजनाएं भारत में होंगी, आंतरिक योजनाएं, ये सब क्या है? हमारे ऊपर है। हम जैसे चाहेंगे वैसा बनाएंगे। कोई हमें रोक टोक नहीं कर सकता कि भाई आप ऐसे क्यों कर रहे हो, क्योंकि हम संप्रभु हैं। जबकि एक मामलों में कहा जाता है कि भाई आपने 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली, राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली और उसमें कहा ब्रिटेन सर्वोपरि है, ब्रिटेन इसका प्रमुख है। लेकिन इससे ये सिद्ध नहीं होता कि हम संप्रभु नहीं हैं। हमने उसको प्रमुखता दी है एक संस्थान में, लेकिन हम जो है अपने देश में, अपने राष्ट्र की कुछ भी महत्वपूर्ण बातें उनमें सर्वोपरि हैं या संप्रभु हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हम समाजवादी। तो समाजवादी में अगर देखें तो संसाधनों का स्वामित्व नियंत्रण समाज के पास है। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद पर है, ना कि साम्यवादी। यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद है। क्यों? यहाँ इलेक्शन होता है। यहाँ रूस या चाइना की तरह पार्टी में इलेक्शन या पार्टी वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे क्या होता है? इलेक्शन होता है, डेमोक्रेटिक रूल है। तो हमारे यहाँ जो है डेमोक्रेटिक क्या है? समाजवाद, सोशलिज्म, ये आप याद रखिए, ठीक है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, क्या कहा है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। समाजवाद का लक्ष्य है गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता, तो वो लोकतांत्रिक समाजवाद का भी लक्ष्य है। भारतीय समाजीकरण मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है। हमारे यहाँ सिर्फ मार्क्सवाद नहीं है और सिर्फ गांधीवाद नहीं है, दोनों का मिश्रित हम रूप लेके चलते हैं। लेकिन हमारा झुकाव जो है गांधीवाद की तरफ ज़्यादा रहा है, ठीक है। समाजवाद के जो लक्ष्य है, संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं, नीति निर्देशक तत्व, उनमें हमें मिलता है। ये राज्य के लिए आदर्श है कि आप इनका, इनके आधार पर पॉलिसी बनाइए, इनको पाने की चेष्टा करिए। लेकिन ये नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसा नहीं है कि वो न्याय संगत है कि भाई इनके लिए आप न्यायालय जाए, ठीक है। इनके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, जैसे प्रस्तावना के लिए नहीं जा सकते कि इनकी पालना नहीं हो रही। अब देखें हम समाजवाद के लिए कौन कौन से पहलू हैं इसमें। अनुच्छेद 39 भी है, जो सरकार संसाधनों का समान वितरण प्रदान करने के लिए कदम उठाएगी। सभी के लिए समान वितरण होना चाहिए भाई, संसाधन सबको समान मिलने चाहिए, ठीक है। सबको प्रॉपर कमाने का एक साधन मिलना चाहिए। तो ये सब क्या 39 दिन। और 39 क्या कहता है कि सामान्य निवारकों को छात्रों में के लिए धन की एकाग्रता की रोकथाम, कि भाई किसी एक के हाथ में धन नहीं होगा या कुछ ही लोगों का आधिपत्य नहीं होगा बिजनेस में या किसी भी उद्योग में, ठीक है। सबको समान रूप से अवसर मिलेगा और सबके लिए समान रूप से धन की व्यवस्था होगी। अब अगर धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता को देखें तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता जो है सर्वधर्म समभाव पर आधारित है, अर्थात सभी धर्म समान है। हमारे यहाँ ये नहीं है कि भाई राष्ट्र पूर्ण रूप से अलग है, पूर्ण रूप से अलग नहीं है धर्म से। जबकि हम कहते हैं कि नहीं, सबके साथ
समान व्यवहार करेंगे, हम सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेंगे, इसके आधार है सभी को हम अपना एक सपोर्ट देंगे जिससे कि सब धर्म फल फूलें। धर्मनिरपेक्षता की जो सकारात्मक अवधारणा का प्रतीक क्या है? भारतीय संविधान। हमारे देश में जो सभी धर्म हैं, चाहे वो ताकतवर हो चाहे नहीं हो, राज्य से समान दर्जा और समर्थन प्राप्त करते हैं। जैसे संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 है, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की गारंटी है और इसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हो कि आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का अगर हनन होता है तो ये हमको देते हैं सभी धर्मों के लिए। इसमें कोई अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक का मामला नहीं है, सभी के लिए समान है। ठीक है। अब लोकतांत्रिक अगर देखें तो लोकतांत्रिक जो पहलू है उसमें राजनीति सिद्धांत है। ये लोकतांत्रिक राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब है सर्वोच्च सत्ता पर अधिकार लोगों का है। ठीक है, लोगों के पास है सर्वोच्च सत्ता। और लोकतंत्र होता क्या है? जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा जो सरकार होती है वही क्या लोकतंत्र होती है। इसमें अगर हम राजनीतिक लोकतंत्र देखें तो वो सार्वभौमिक मध्यस्थ मताधिकार के एक व्यक्ति एक वोट पर आधारित है। एक व्यक्ति एक वोट पर आधारित जो लोकतांत्रिक सरकार होगी वो क्या होगी? राजनीतिक लोकतंत्र हो गया इसका अनुच्छेद 326 में। अगर हम सामाजिक लोकतंत्र के आधार पर देखें तो इसका मतलब है कि पुरुषों और महिलाओं को उनकी जाति की परवाह किए बिना समान अवसर प्रदान करना, ये हो गया आपका सामाजिक लोकतंत्र हो गया। आर्थिक लोकतंत्र क्या हो गया? इसका तात्पर्य संसाधनों का समान वितरण है, कि भाई सभी को समान वितरण हो। लेकिन लोकतंत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो तरह का होता है, ये भी एक पहलू है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो तरह का होता है। प्रत्यक्ष जैसा स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में क्या है कि भाई कुछ पहलू हैं। अप्रत्यक्ष तो हमारे यहाँ है, वोटिंग होती है। प्रत्यक्ष में क्या है? पहला है आपका रेफरेंडम। रेफरेंडम ये शब्द याद रखिएगा, इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे याद रहेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में इसकी जो लैंग्वेज है हिंदी में चेंज कर देते हैं, लेकिन इंग्लिश में सदैव यही वर्ड रहेंगे, तो इसलिए इनिशिएटिव। तीसरा है रिकॉल और चौथा है प्लेबिसाइड। ये क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। रिकॉल क्या है? अगर उनको लगा कि यार ये जो प्रत्याशी है ये अच्छा नहीं है तो इसको हमें रिकॉल करना है, तो रिकॉल करने की वहाँ सुविधा है स्विट्जरलैंड में। वोटिंग कर देगा, पूरी कंट्री ऑल हो जाए। प्लेबिसाइड किसी मुद्दे पे या किसी एक्ट पे आपको एक साथ सभी का मत जानना है कि भाई पूरे देश का मत जानना है, तो वो क्या होगा? प्लेबिसाइड से हो जाएगा। ठीक है, रेफरेंडम हो जाएगा। अब पहले इनिशिएटिव है, कोई भी हमें इनिशिएटिव लेना है उसकी वोटिंग। तो ये सब क्या है? स्विट्जरलैंड की जनता प्रत्यक्ष रूप से वोटिंग करके कोई भी काम करती है। जैसे संसद में एक्ट बनते हैं हमारे यहाँ, तो संसद के मेंबर्स वोट देते हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड में जनता उसको क्या है? रेफरेंडम को या इनिशिएटिव या रिकॉल में या प्लेबिसाइड में अपना योगदान देती है सीधा वोट करके। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब हम देखते हैं गणतंत्र। किसी गणतंत्र में राज्य का प्रमुख क्या होगा? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य द्वारा चुना जाना चाहता है। आनुवंशिकता पर आधारित नहीं है ये, कि गणतंत्र का क्या है? दो और बातें भी हैं। देखो क्या है कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति हैं, तुलना करते हैं राष्ट्रपति और ब्रिटेन की रानी, ब्रिटेन के राजा। तो दोनों में अगर देखें तो ये तो वंशानुगत चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। सीधा जनता नहीं चुनती है, मेंबर्स चुनते हैं लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा के, लेकिन चुनाव होता है, उसके आधार पर ही राष्ट्रपति चुने थे। तो जिस देश में जो होगा मेन लीडर, जो हम कहेंगे हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट इलेक्शन से आएगा, वो क्या होगा? गणतंत्र। तो इसी तरह हमारा देश क्या है? गणतंत्र है। ठीक है, तो गणतंत्र का मेन पहलू क्या है कि वहाँ जो है इस हेड ऑफ द स्टेट का इलेक्शन होगा। तो कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त वो नहीं है कि भाई विशेषाधिकार प्राप्त कोई वर्ग नहीं है कि भाई राजा है, राजा का बेटा वो बन जाएगा, इसलिए। और सार्वजनिक कार्यालय वगैरह किसी में भेदभाव के प्रति नागरिक के लिए खुला हुआ है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है यहाँ। एक दो पहलू भी हैं। क्या है? पहला तो विशेषाधिकार नहीं है किसी के पास, विशेषाधिकार। और सार्वजनिक कार्यालय सबके लिए ओपन है, खोले सभी के लिए। ठीक है, अब देखते हैं हम न्याय। न्याय में देखें तो प्रस्तावना न्याय शब्द जो है तीन अलग अलग रूपों में आया। एक तो सामाजिक न्याय, एक आर्थिक और एक राजनीतिक।
ये 3 तरह के न्याय को बताया है हमारे यहाँ। अगर हम तीनों को देखें तो ये मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से सुरक्षित करता है हमें। अगर इन न्याय को देखें हम तीनों, तो ये न्याय आए कहाँ से? तो ये हमारे न्याय 1917 में रूस की क्रांति है वहाँ से आए, वहीं से हमने उनको उठाया है। ठीक है, पहले हम देखते हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का तात्पर्य है कि अस्पृश्यता उपाधियों की समाप्ति होगी। ठीक है, कृत्रिम वर्गीकरण के आधार पर नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि भाई कोई जाति भेदभाव नहीं है। कृत्रिम वर्गीकरण क्या है? जातिवाद। तो जातिवाद नहीं होगा, धर्मवाद नहीं होगा, किसी भी आधार पे, ठीक है, या लिंग के आधार पे नहीं होगा, मूल वंश के आधार पे नहीं होगा, किसी भी आधार पे क्या है, आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। तो ये हो गया आपका क्या? सामाजिक भेदभाव। अब आ जाए राजनीतिक न्याय। राजनीतिक याद क्या है? कि इसका तात्पर्य है कि सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार या सभी राजनीतिक कार्यालयों तक समान पहुंच मिलेगी। जैसे एक चाय वाला भी क्या बन सकता है? प्रधानमंत्री। ये किस पे है? किसके आधार पे हुआ है? ये इसी राजनीतिक न्याय के कारण तो हुआ है कि हमारे प्रधानमंत्री आज कौन है? नरेंद्र मोदी जी। किस आधार पे हुए? वो गरीब है, गरीब थे, लेकिन इस बड़े पद पे पहुंचे किस वजह से पहुंचे? इसी राजनीतिक न्याय की वजह से, जहाँ नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार है, सभी को राजनीतिक कार्यालय में या चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है, समान आवाज़ मिलेगी सबको यहाँ। ठीक है, और ये मिलेगा कहाँ से? पहले अनुच्छेद 326 सार्वभौम जनता भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेता, जनता, जनता को भी आवाज़ उठाने का अधिकार है। वो आवाज़ उठाने का अधिकार कहाँ से? अपने मुद्दों पे बात करने का अधिकार कहाँ से? ये है अनुच्छेद 326। 326 जो है, जो सार्वभौमिक बहस मताधिकार देता है, जो आपको कहता है कि आप अपनी सरकार चुनिए, अपने हिसाब से नेता चुनिए, वो कैसे आधार पर होता है? इस अनुच्छेद 326 से। तो इससे आपको राजनीतिक न्याय न कि नेतृत्व के स्तर पर करते हैं, जबकि आप जनता के स्तर पर भी करते हैं। अब आता है आर्थिक न्याय। इसका तात्पर्य है कि आर्थिक आधारों पर नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, भाई संसाधनों का समान वितरण है, कोई एक व्यक्ति सभी संसाधनों पर कब्जा नहीं करेगा, का कब्जा नहीं होगा। लेकिन ये एक नेगेटिव पहलू भी है हमारे जो है पूंजीवाद का, कि यहाँ पे हमेशा क्या होगा? कुछ ही लोगों पे क्या है? धन संग्रहण होगा। और ये यही इसी से बचने के लिए हमने समाजवाद को अपनाया, लेकिन उसमें हम अभी उतना संभव नहीं है कि उतना सफल नहीं हो पाए हैं। अब आता है हमारा स्वाधीनता। स्वाधीनता कहें या हम इसे कहेंगे स्वतंत्रता। स्वतंत्रता जो है वो हमारी संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और ये जो है मौलिक अधिकारों में भी महत्वपूर्ण है। हर किसी व्यक्ति की गतिविधियों पर बिना किसी रोक टोक के उसके विकास के अवसर मिले। कोई भी रोक टोक नहीं होनी चाहिए भाई। भाई जैसा आप चाहते हो, जैसा रहना चाहते हो वो रहो। अब ये हमने कहाँ से लिया? ये फ्रांस की क्रांति से हमारे पास आए हैं। फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता का हमने क्या है? लिया है। स्वतंत्रता भी लिया है, समता भी लिया है, और बंधुता। ये 3 चीज़ें ही तो नेपोलियन ला रहा था। नेपोलियन ने तीनों का ही तो वादा किया था, जिसमें से उसने स्वतंत्रता तो दे दी, लेकिन समता नहीं दी, समान अवसर नहीं दिए। फ्रांस की क्रांति को थोड़ा ये देख लीजिए, 1789 से 1799 तक ये रही, तो इसका एक समय काल है, ये भी याद रखिएगा। अब हम देखें कि स्वतंत्रता में पहलू क्या है? कि विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 है, इसमें आपको सभी मिल जाएंगी। व्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है, बोलने की, सम्मेलन करने की, ये सब स्वतंत्रताएं जो कि हम मौलिक अधिकारों में पढ़ेंगे। आस्था, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक आपको धर्म की क्या मिल जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार मिल जाएगा। विशेष सरकार द्वारा अनुचित या मनमानी प्रतिबंध से मुक्ति। व्यक्ति को वह करने की स्वतंत्रता जो पहले अपने सर्वोत्तम समझता है, जो समझता है कि भाई आपको ये इन इन चीज़ों की अपने जीवन में ज़रूरत है, उन सभी के लिए आपको क्या है? व्यक्तियों को अधिकारों का उल्लंघन ना करें, ऐसी क्या स्वतंत्रता। ठीक है, आप स्वतंत्र तो हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी दूसरे के अधिकारों का हनन करें। अधिकारों का हनन करने का मौका नहीं देती, ठीक है, करने का मौका नहीं देती। दूसरों के अधिकारों का भी आपको सम्मान करना है, ये भी एक स्वतंत्रता का पहलू है। अब देखते हैं हम समानता या समता। इसका तात्पर्य क्या है? कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष विशेषाधिकारों का अभाव या बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसरों का प्रावधान होगा। किसी के साथ ऐसा नहीं है कि भाई
आप इलेक्शन लड़ सकते हैं या आप बिजनेस कर सकते हैं, ऐसा कुछ भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, यही हमारा एक क्या महत्वपूर्ण पहलू है। जैसे पुरुष और महिला में कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 39 में अनुच्छेद 39 क्या कहता है, पुरुष और महिला के जो संसाधन है जीवन यापन के लिए, उन पर बराबर पहुँच होगी, समान पहुँच। ठीक है, ये होता है। अब आता है बंधुत्व। इसका मतलब लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देना है। बंधुत्व व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें बंधुत्व पे ध्यान देना चाहिए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में क्या है, हारमोनी रहे, आपस में जुड़ें। और ये शब्द किससे आया, 42वें संविधान संशोधन से कहाँ जुड़ा है, अपने प्रेमबल में जुड़ा है। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा आज का जो है इस टॉपिक का लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। हमारा कंटेंट जो है आपको पेपर की पूर्ण तैयारी करवाएगा और आपके हर क्वेश्चन का इससे जवाब मिलेगा। अब इसका पीडीएफ देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा इस वीडियो के, और वहाँ टेलीग्राम चैनल के लिंक को ओपन कीजिएगा, वहाँ पे आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है।